नमस्कार शिक्षार्थियों, आप सभी का शिक्षा के इस ऑनलाइन मंच पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 11वीं की भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण के खंड 3 के अंतर्गत पाठ 4 जलवायु के तीसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ इस चर्चा के उपरांत आप सभी निम्नलिखित अवधारणाओं को समझ सकेंगे। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान, मॉनसून की विभिन्न शाखा, अरब सागर की शाखा, बंगाल खाड़ी की शाखा, मॉनसून वर्षा की विशेषताएं इत्यादि। पिछली कक्षा के अंत में हमने ग्रीष्म ऋतु में तापमान की चर्चा की थी। आइए अब हम भारत में ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब और पवनों की चर्चा करते हैं। वायुदाब और पवनें। देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जलवायु में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसककर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबायमान मॉनसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत होती हैं। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती हैं, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिम बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिमी होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें हैं। मध्य जून तक इन पवनों का अंतः प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। उत्तर पश्चिम में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती हैं, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती हैं। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियां का चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएं लाते हैं। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती हैं। शुष्क एवं आर्द्र वायु सहितों के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आते हैं। आइए अब हम ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है आम्र वर्षा। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मॉनसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। अगली है फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। तीसरा है काल बैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाज़ा इनके स्थानीय नाम काल वैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में
आने वाली तबाही। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी हैं। असम में इन तूफानों को बारदोली शीरा कहा जाता है। अगली विशेषता है लू। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। आइए अब हम दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की ऋतु, जिसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं, के बारे में चर्चा करते हैं। मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती हैं। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती हैं। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है। इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिमी मॉनसून भी कहा जाता है। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्रायः मॉनसून का प्रस्फोट कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मॉनसून फट जाता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान में 5 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। जो ही ये पवनें स्थल पर पहुंचती हैं, उच्चावच और उत्तर पश्चिमी भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दक्षिण पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देते हैं। आइए अब हम भूखंड पर मॉनसून की विभिन्न शाखाओं के बारे में जानें। भूखंड पर मॉनसून की 2 शाखाओं के बारे में पहली शाखा जो आपको जाननी है वो है अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। आइए अब हम इन दोनों शाखाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अरब सागर की मॉनसून पवनें। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मॉनसून पवनें आगे 3 शाखाओं में बंटती हैं। इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनाभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं। इससे इन पवनों की आर्द्रता में भी कमी आती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। इसी ज्ञान के आधार पर आप कोशिश करें कि कोषिकोड, मैंगलोर, पुणे और बेंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा और उनमें अंतर क्या है,
इसे ज्ञात करने की कोशिश करें। आइए अब हम बात करते हैं अरब सागर से उठने वाली मॉनसून की दूसरी शाखा के बारे में। अरब सागर से उठने वाली मॉनसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मॉनसून की शाखा से मिल जाती है। आइए अब हम बात करते हैं अरब सागर से उठने वाली मॉनसून की तीसरी शाखा के बारे में। इस मॉनसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र, प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। वहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मॉनसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय, विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। आइए अब हम बंगाल की खाड़ी की मॉनसून पवनों के बारे में बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी की मॉनसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियाँ इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं। इस प्रकार मॉनसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिमी दिशा की अपेक्षा दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करती हैं। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभावाधीन दो भागों में बंट जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यह शाखा वहां विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मौसिनराम विश्व का सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। तो आइए इसके लिए उत्तरदायी कारकों के बारे में जानने की कोशिश करें। इसके लिए दो कारक उत्तरदायी हैं। पहला, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मॉनसून पवनों के समानांतर पड़ता है। दूसरा, यह दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। आइए अब हम मॉनसून वर्षा की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। पहली विशेषता है दक्षिण पश्चिमी मॉनसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। दूसरी विशेषता, मॉनसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवनाभिमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज करती है। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी वहाँ की पहाड़ियाँ और पूर्वी हिमालय जिम्मेदार हैं। तीसरा, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मॉनसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में
105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगली विशेषता, किसी एक समय में मॉनसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौरों में आती है। इन गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं, जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवातीय अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक विवरण को निर्धारित करते हैं। अगली विशेषता है, ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। अगली विशेषता, भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मॉनसून का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की ऋतु में प्राप्त होता है। अगली विशेषता है, मॉनसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। अगली विशेषता है, कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है। अगली विशेषता है इसकी, कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है। इससे खड़ी फसलों को तो नुकसान पहुंचता ही है और इसके साथ साथ शीतकालीन फसलों को बोने में भी कठिनाई आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपने आज की कक्षा में ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान, मॉनसून की विभिन्न शाखा जैसे अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा मॉनसून वर्षा की विशेषताओं के बारे में जाना। आइए अब ये जानने का वक्त आ गया है कि आपने क्या सीखा। तो आइए और इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 1, भारतीय उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई के अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसककर लगभग डैश पर स्थित हो जाती है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? उत्तर पश्चिम में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती हैं। तो बच्चों, आपको ये बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। प्रश्न संख्या 3, भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा डैश हो जाती हैं। इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिमी मॉनसून कहा जाता है। आपके पास ऑप्शंस हैं पूरब पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी या उत्तर पूर्व। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मॉनसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन, फूलों वाली बौछार वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। तीसरा ऑप्शन, काल बैसाखी महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली
ये भयंकर व विनाशकारी वर्षायुक्त पवने हैं, या लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवने हैं। और अंतिम प्रश्न है आपके लिए, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मॉनसून वर्षा में डैश की प्रवृत्ति पाई जाती है। आपके पास ऑप्शंस हैं बढ़ने, घटने, सामान्य या विलुप्त होने की प्रवृत्ति। तो प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप सबने इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे और ये पाठ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगली कक्षा में हम इसी पाठ के अंतिम भाग में मॉनसून के निवर्तन की ऋतु, भारत की परंपरागत ऋतुएं, वर्षा का वितरण, वर्षा की परिवर्तिता, भारत के जलवायु प्रदेश, मॉनसून का भारत के आर्थिक जीवन पर प्रभाव तथा भूमंडलीय तापन के बारे में चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा समाप्त करता हूँ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।